अनलिमिटेड कंपनी जो है उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होती है? ओनली एट द टाइम ऑफ फंडिंग। सर यदि अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल है तो फिर जब तक कंपनी गोइंग ऑन है तब तक एक शेयर होल्डर या मेंबर को मैक्सिमम उसके पास जितने शेयर हैं उस पे जो भी अनपेड अमाउंट है, 10 में से 6 रुपए उसने पे कर दिए, 4 रुपए बचे हुए, मैक्सिमम इसके लिए परेशान कर सकते हो। वो भी कंपनी कर सकती है, कोई बाहर से आके नहीं कर सकता, इससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पढ़ भाई, विदुष। Mr. Suraj, Mr. Suraj sold his business of cotton production to a cotton production company, CPL Private Limited, in which he held all the shares except one, which was held by his wife. He is also the creditor in the company for a certain amount. He also got the insurance of the stock of cotton of CPL Private Limited in his own name and not in the name of the company. After 1 month, all the stocks of the cotton of CPL Private Limited were destroyed by fire. Mr. Suraj filed the claim for such a loss with insurance company. State the reasons that whether the insurance company is liable to pay the claim. एग्जैक्टली केस है, यानी मैकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वाला एग्जैक्टली केस है ना? समझ गए कैसे आंसर लिखोगे और इस केस का रेफरेंस दोगे? केस का रेफरेंस देना जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है, केस में पूरा क्या क्या हुआ मैक्यूरा में वो बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये बोलना है कि सर, a member of a company does not have insurable interest in the property of the company। भले ही सारे के सारे प्रैक्टिकली सारे के सारे शेयर्स ऑलमोस्ट उसी के पास में क्यों नहीं हो, एक शेयर वाइफ को दिए, बाकी सारे खुद के पास रख लिए और खुद के नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया है। कर सकता है क्या? नहीं सर, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, कंपनी की एसेट्स कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की होती है। आप उस कंपनी में मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्रॉपर्टी में भी आपका हिस्सा है। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, छोड़ दो, इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते अपने नाम पे। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर देखना है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ भाई इसको, फर्स्ट को। Kamal, a chartered accountant, started his e-commerce business by incorporating a one-person company, the OPC, on 1st October 2023. He, being a sole member of the OPC, named his brother Sudhakar with his consent as his nominee in the Memorandum of Association of the OPC. Now, Kamal intends to replace Sudhakar and to nominate any one of the following shortlisted friends as nominee with effect from 1st January 2024. स्टॉप। Robert. कमल एक सीए हैं, उन्होंने अपनी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए खुद की वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाई या नहीं बनाई, पर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया। किस फॉर्मेट में स्टार्ट किया सर? अकेले आदमी है ना कमल, तो सर ओपीसी, वन पर्सन कंपनी के फॉर्म में किया। कब किया सर? 1 अक्टूबर 2023 को किया। सोल मेंबर है, तो सर ओपीसी में अपने को ध्यान है नॉमिनी भी तो रखना पड़ता है। हाँ सर, तो उन्होंने अपने ब्रदर जो सुधाकर हैं उनकी कंसेंट लेके उनको नॉमिनी बता दिया एमओए ऑफ दी ओपीसी में। बिल्कुल ठीक है सर। किसी को भी हम यदि नॉमिनी बना रहे हैं तो क्या उसकी कंसेंट से ही बनाएंगे, अपनी मर्जी आएगी जिसका नाम डाल देंगे? नहीं, उसकी कंसेंट लेके बनाएंगे। मिदुष मोदी क्या हो गया? हम्म, कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? नीचे कोई मतलब कोई छिपकली आ गई है क्या जो उछलने का मन कर रहा है? हम्म, सर कुछ नहीं है ऐसा। चलो आ जाओ। तो सर उनका नाम उनकी कंसेंट से दिया था। अब कमल जो है वो सुधाकर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उनकी जगह कोई और नॉमिनी अपने फ्रेंड्स में से डालना चाह रहे हैं। सर क्या ओपीसी में जो नॉमिनी है उसको मेंबर रिप्लेस कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। सर जो नॉमिनी बना हुआ है क्या वो खुद मना कर सकता है कि मैं तेरा नॉमिनेशन छोड़ रहा हूं? हाँ, वो भी कर सकता है। ठीक है। अब सर पहला ऑप्शन पहला फ्रेंड ये देखा जा रहा है, दूसरा ऑप्शन दूसरा फ्रेंड ये देखा जा रहा है। अपने को ये बताना है, रेफरिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कमल को एडवाइस कीजिए कि सर क्या ये जो दोनों के बारे में सोच रहा है ये एलिजिबल है? शॉर्टलिस्ट इसने जो किए ऊपर दो जनों को, क्या ये एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी? ठीक है सर, अपन ने क्या पढ़ा है
सर आप एक ओपीसी के खोलना चाहते हैं, आप उसके मेंबर हैं, या आप उस ओपीसी के नॉमिनी बनना चाहते हैं, दोनों के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। हाँ सर, दोनों ही सेम क्वालिफिकेशंस है। क्या क्या चार चीजें हैं कि सर सबसे पहले ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, याद आ रहा है? दूसरा, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। हाँ सर। तीसरा क्या बताया था, जल्दी बताओ? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, whether resident in India or otherwise. चौथा, has stayed in India for at least 120 days, at least 120 days during the immediately preceding financial year, तो ही वो नॉमिनी बन सकता है या ओपीसी खोल सकता है। ठीक है, तो अपने को इन चार चीजों पे चेक करना है। सबसे पहला, रॉबर्ट। सर इंडियन सिटीजन है, नाम पे मत जाना, अंग्रेजी नाम है तो उसको इंडियन सिटीजन मानने से मना कर दो, ऐसा मत करना। हमारा एंसल भी है, तो क्या हम एंसल को विदेशी थोड़ी मान लेंगे? एंसल इंडियन सिटीजन है भाई। तो रॉबर्ट, एंड इंडियन सिटीजन and a resident in India, shifted his residence to the USA on 31st May 2022। हम ये सब काम कब सोच रहे हैं? कि सर 1 जनवरी 2024 से सोच रहे हैं। तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ बच्चे? इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ 23-24, यही हुआ ना? 23-24 इज द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 23-24 में रॉबर्ट को कम से कम 120 दिन इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, अदरवाइज हमको ठीक है, कोई मतलब नहीं है, लिखने का पॉइंट है वो। नेक्स्ट सर, अब काउंट कर लो, 31 मई, शिफ्टेड इज रेजिडेंस टू यूएसए ऑन 31 मई, यानी कि 22-23 में ही ये तो भैया शिफ्ट कर गए। ये तो 22-23 में ही, एक मिनट आई एम सो सॉरी सर, 1 अप्रैल नहीं है, सॉरी 1 जनवरी 2024 से वो चेंज करना चाह रहे हैं। यानी अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? सर अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है। हमको कब देखना है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी 22-23 में देख रहा है। कब चेंज करना चाह रहा है सर? 1 जनवरी 2024 से चेंज करना चाह रहा है। यानी अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 23-24 चल रहा है। यानी हमको कब कब रिजाइडिंग 120 डेज कौन से साल में देखना है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सर 22-23 में देखना है। 22-23 में ये भाई साहब तो 1 मई 2022 को ही इंडिया से बाहर चले गए, यूएसए परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तो सर केवल एक महीना, अप्रैल वाला एक महीना, 30 दिन मात्र रहे हैं। क्या 120 दिन का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो क्या मिस्टर रॉबर्ट को नॉमिनी बनाया जा सकता है? नहीं सर, यहाँ तो खारिज हो गया मामला। आ जाओ सेकंड, दिनकर देखते हैं। दिनकर, ओके, नाम से ही पता पड़ रहा है ना नेचुरल पर्सन है। हाँ सर, क्योंकि कोई कंपनी है, एलएलपी थोड़ी है ये, नहीं तो आगे नाम के आगे एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड आ जाता ना। तो इज अ नेचुरल पर्सन, यस सर। इंडियन सिटीजन, यस सर। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, तो इज नॉन रेजिडेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही केम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ऑन 1 April 2023। He came for employment in India on 1 April 2023 and have been continuously staying in India since then। सर हम तो 1 जनवरी 2024 से चेंज करने का मानस बना रहे हैं। तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ सर? 22-23 हुआ। सर 22-23 हुआ, पर वो तो इंडिया में कब आया सर? 1 अप्रैल 2023 को आया, 1 अप्रैल 2023 को। तो सर क्या वो 120 दिन वाला क्राइटेरिया ये पूरा कर पाएगा क्या? बताइए, क्या 120 दिन वाला क्राइटेरिया 22-23 में ये पूरा कर पाएगा? 22-23 में ये पूरा कर पाएगा? 22-23 में 120 दिन मांगता है ना, 22-23 में मांगता है ना? यस सर। सर इधर जो आंसर पढ़ो ना, उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं जो बता रहा हूँ वैसे लिख देना। आइए देखते हैं। पहले समझाया कौन, कैसे क्या होगा कि सर नॉमिनी क्या क्या, कैसे कैसे रेजिडेंट। इन्होंने लिखा है रॉबर्ट कैनॉट, अपन भी इसी नतीजे पे पहुंचे थे, रॉबर्ट कैनॉट बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी, क्योंकि वो 120 दिन का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है।
सेकंड आंसर में दिनकर के लिए इन्होंने लिख दिया है, एक बार तो लिख दिया है, दिनकर कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है। बट इन्होंने अल्टरनेट आंसर भी दिया है, और मैंने इसके लिए लिखा है दिस इज बेटर आंसर बाय इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स मस्ट स्टॉप दिस। जो ये है ना सर, वो भी 120 दिन का क्राइटेरिया 22-23 में पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसलिए सर दिनकर को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आप लोग ये सेकंड ऑल्टरनेटिव आंसर जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ भाई मिदुष। XYZ Limited was incorporated to hold the patent for a new product. The company is expecting to start its commercial production within the next 2 years. In the meanwhile, for timely installation, the company has placed the purchase order for plant and machinery with a down payment of 1 crore. Referring to the provisions of Companies Act 2013, examine whether the company can go for acquiring the status of dormant company. सर कोई कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करना चाहती है, तो अपन ने पढ़ा था डॉर्मेंट कंपनी कौन, कि सर जो किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, या फिर किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को के लिए बनाई गई है, तो ऐसी कंपनी, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी जिसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इट कैन अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। यस और नो? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो सर अब क्या इस कंपनी ने एक बेवकूफी कर दी, क्या कर दी कि सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट वगैरह के लिए इस ये बनाई जा रही है, लेकिन इसने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की सर 2 साल बाद चालू करेंगे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया, 1 करोड़ रुपए की प्लांट और मशीनरी खरीद के रख ली। तो उन चारों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो सैट होता है ना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है ना? यस सर होता है। तो सर जब सैट हो गया तो कैन इट क्लेम द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी? नो सर, इसमें तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गए, नो इट कैनॉट, बेवकूफी कर दी, इट कैनॉट क्लेम द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 1 मिनट क्वेश्चन है। सेकंड, चलो आज के लिए इतना बहुत है, काफी क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको बाकी के बचे हुए कल करा के, और फिर अपन वी वुड रिटर्न टू आवर जो अपना बचा हुआ पोर्शन है कंपनीज एक्ट में वो करेंगे कल। नेक्स्ट 8 पेजेस में पहले पूछूंगा, जैसे आज पूछा, तैयार करके आना बेटा, है ना, सबके लिए है, इसी बहाने से तैयारी हो जाएगी। लिख लिख के करो, पढ़ पढ़ के करो, याद करके पढ़ के लिख लो, जैसे करना चाहो कर लो, पैरेलल तैयारी हो जाएगी ना तो बड़ा ही मजा रहेगा, बाद में लोड नहीं रहेगा अपने ऊपर, ठीक है। इट इज बेटर कि 10 दिन का खाना एक साथ खाएं, इसलिए हर दिन का खाना रोज खा लें, इट इज बेटर ना, डाइजेस्ट आसानी से होगा। तो यही थ्योरी के साथ में थोड़ा थोड़ा खाना रोज खाते रहो, डाइजेस्ट हो जाएगा तुम लोग। कल 8 पेजेस में से पूछूंगा, कल का टाइमिंग क्या रखें? कल का टाइमिंग क्या रखें बताओ?